हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो इंडियन इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दो चैप्टर के मैं ऑलरेडी एमसीक्यू अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले आप उसको देखिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर का जो भी एमसीक्यू है उसके पहले आप लोग कम से कम 2 या 3 बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि चैप्टर आपने रीड किया होगा तो ही एमसीक्यू आपको समझ में आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 30-35 एमसीक्यूज यहाँ पे अपलोड किए। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इतने ही एमसीक्यूज में से बनते हैं, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। साथ साथ मैं आपको बताते भी जाऊंगी कि इसके साथ और किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो आप लोग अपने पेन या कॉपी जो भी आप साथ लेकर बैठेगा, ताकि आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा। और साथ ही साथ विनिंग क्वेस्ट ऐप है, वहाँ पे भी जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, सारे ही जो भी एमसीक्यूज हैं, इसके अलावा जो एमसीक्यूज बनते हैं वो वहाँ पे अपलोड कर दिए गए, तो वो भी वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर जो है आपको पता ही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। कि आपने पीछे जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था कि 1950 से लेके 1990 तक कैसे इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनी, प्लान्स बने। आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे 1991 में जो बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हुआ था उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। आखिर इतने मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत के ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मेजर चेंजेस किए गए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। कह रहे हैं इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्योंकि चैप्टर ही आपका यहीं से स्टार्ट होता है, तो पहला क्वेश्चन जाहिर सी बात है यहीं से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे वो किस साल बना था, किस साल ये बहुत बड़े चेंजेस लिए गए थे। क्या 2001 में लिए गए थे, 1995 में लिए गए थे, 1993 में लिए गए थे, या 1991 में लिए गए थे। जिसने भी एक बार भी अगर चैप्टर को रीड किया होगा तो भी उसको इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर 1991 है। नेक्स्ट है कि वाई देयर वाज नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए, अगर मान लो कि जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती तब तक कोई हमारे देश में रिफॉर्म की बात ही नहीं करता। जब बात जो है सर के ऊपर से निकल जाती है, कहते हैं ना पानी जब सर के ऊपर तक आ जाती है, तब हम लोग सोचते हैं कि अब तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो और इंस्टीट्यूट थे उन्होंने लोन देने से मना कर दिया था। भारत के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो जो इतने भी अंतरराष्ट्रीय लोन थे, इंटरनेशनल लोन थे, उनके ऊपर वो प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़िए, वो इंटरेस्ट भी दे नहीं पा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या भारत बुरी दौर से गुजर रहा था, और तभी भारत की आंखें खुली और भारत को जरूरत महसूस हुई कि अब जो है हमें रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण रिफॉर्म्स करने पड़े। तो पहला पूछ रहा है क्या ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब हमारे जो इम्पोर्ट होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, यानी कि आप बाहर से बहुत सारा सामान मंगा रहे हो लेकिन उतना आप अपने सामानों को दूसरे देशों में नहीं बेच पा रहे, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो चुका है, एडवर्स, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम हो चुका है। और आजादी से लेकर आज तक हमारे देश की यही बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन रही है। दूसरा पूछ रहा है क्या फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गए थे। तीसरा कह रहा है राइज इन प्राइसेस थे। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या था, ऑल ऑफ द अबव। कि सारे ही सिचुएशन देश के अंदर उस टाइम थे और जिसके कारण भारत को मजबूरी में आकर ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। नेक्स्ट है कि गल्फ क्राइसिस, जिसके कारण आपने देखा था जो तेल पेट्रोल के जो प्राइसेस थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्रीज है उनके पास इनकम का जो मेन सोर्स है, उनकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, ऑयल पे बेसिस है, पेट्रोल पे बेस्ड है। तो जब गल्फ क्राइसिस हुआ था तो जिसके कारण तेल पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो वो क्राइसिस हुआ कब था, तो क्या 1985 में हुआ था, 1991 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1965 में। तो इसका आंसर है 90 से लेकर 91 तक के दौर था जब गल्फ क्राइसिस हुआ था और बहुत ज्यादा तेज की कीमतों में वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लोन वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ड्यूरिंग द 90s टू बेल इंडिया आउट ऑफ द क्राइसिस। जब इंडिया में क्राइसिस आया था, आपको पता है कि इंडिया को जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उसके पास भारत लोन लेने के लिए गया था। तो उन्होंने कितना लोन उन्हें दिया ताकि वो इस क्राइसिस से बाहर निकल सके। क्या $10 बिलियन का लोन दिया था, क्या $7 बिलियन का दिया था, क्या $20 बिलियन का दिया था, या $10 बिलियन का दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है $7 बिलियन, यानी कि इतना अमाउंट भारत को मिला था ताकि भारत जो है इस मुसीबत से बाहर निकल सके। तो इसका आंसर आपको जैसे सेकंड जो आपका पेज है उसी पे आंसर आपको मिल जाएगा। फिर है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले गया था उसमें क्या मेन फीचर्स थे। क्या लिबरलाइजेशन क्या गया था, क्या इकोनॉमी को लिबरल बनाया गया था, जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन थे सभी को रिमूव कर दिया गया था। क्या प्राइवेटाइजेशन किया गया था, यानी कि जो भी ओनरशिप सरकार के हाथों में थी, जो इंडस्ट्री सरकार के हाथों में लॉस में चल रही थी, प्राइवेट हाथों में बेचा था, तो क्या प्राइवेटाइजेशन किया गया था। क्या ग्लोबलाइजेशन किया गया था, जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शन थे, बैरियर्स थे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, उसको हटा दिया गया था। ये ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही रिफॉर्म्स किए गए थे।
तो आपको पता ही है कि जिसे हम न्यू रिफॉर्म में एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो तीनों ही रिफॉर्म्स इसके अंदर किए गए थे ताकि इकोनॉमी को मॉडर्न किया सके। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज कैन लाइसेंस इज स्टिल नेसेसरी, अभी भी कितने ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनमें लाइसेंस की जरूरत है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है 7, 6, 5 और 10। तो आंसर क्या है इसका? 5 करेक्ट आंसर है। अभी भी जो 5 ऐसे इंडस्ट्रीज है जहां पे लाइसेंस की जरूरत है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज एंटायरली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। आपने देखा कि धीरे धीरे क्या हुआ था, जो पब्लिक सेक्टर थे अपने रोल कम कर रहे थे, बहुत सारे तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अपने जो भी ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों में बेच रहे थे। बट अभी भी ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे एंटायरली 100% जो इन्वेस्टमेंट है, 100% जो ओनरशिप है वो सरकार के पास ही है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या 6 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, 10 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, 3 और 2। तो इसका आंसर है 3, कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो थे अभी भी पूरी तरह से जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, किसके पास है? सरकार के पास है। तो आपको मैं बताया कि रेलवे, एटॉमिक पावर और डिफेंस, ये 3 ऐसे इंडस्ट्रीज है जो एंटायरली अभी भी सरकार के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे 1991 में जो रिफॉर्म्स किए गए तब उनकी क्या इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई थी? क्या 50 लाख कर दिया गया था, 1 करोड़, 25 लाख या 75 लाख? तो आंसर है 1 करोड़, उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी कर दी गई थी? 1 करोड़ रुपए। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ WTO। WTO का फुल फॉर्म पता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उनके लिए ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स है, नॉर्म्स है, ये सारे जो तैयार करता है वही करता है। तो कह रहे हैं इसमें कितने देश इसके मेंबर है? क्या 164, 120, 96 या 48? इसका करेक्ट आंसर है 164। जब ये WTO का आप टॉपिक खोलोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश। आपको पता होगा कि WTO से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इसके मतलब इससे पहले इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो कि यही काम करता था, जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड्स होते थे या जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते थे उनके नॉर्म्स बनाना, उनके लिए रूल सेटअप करना, जिसे हम क्या बोलते थे? गेट। लेकिन गेट जो है अपने काम को इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाया और उसके जो मेंबर देश थे 1948 में इसको बनाया गया था, उसमें कितने मेंबर थे? 23 मेंबर थे, 23 मेंबर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि WTO से पहले जो भी इंडस्ट्री, जो भी इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए। उसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, याद रखना फुल फॉर्म। तो अब बनाया गया था 1948 में बनाया गया था। तीसरा है इसमें कितने मेंबर थे? तो उस टाइम पे केवल 23 जो थे, 23 इसके मेंबर थे। उसको हटाकर 1995 में गेट को जगह पर क्या बना दिया गया? WTO बना दिया गया, क्योंकि गेट जो है बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, मुद्दे थे, लड़ाई झगड़े दो देशों के बीच में, उसको एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाए, सेटिस्फैक्टरी काम ना करे, तो उसको डिसॉल्व करके उस बेटर जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। तो ऐसा ही 1995 में किसको बनाया गया था? गेट को हटाकर उसको रिप्लेस किसने किया था? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वही पूछ रहा है कि इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? क्या 1996 में बनाया गया था, 1998 में, 2000 या 1995 में? तो करेक्ट आंसर है इसका 1995। नेक्स्ट है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड। देखिए जिसका भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है जिसने के पास पोल साइंस है, तो उसने चैप्टर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है जिसमें हमने नया नाम बदल दिया गया यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने सारे जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है सभी के हेड ऑफिस ऑलरेडी लीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं WTO का हेड ऑफिस कहाँ पे है? क्या इटली में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में? तो आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम और लॉन्च। आपको पता होगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, सबसे पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कब बनी थी? 2014 में। नरेंद्र मोदी की सरकार की जब सत्ता में आई थी तो उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े नए नए फैसले लिए गए थे। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया को जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बहुत बड़ा हब बनाना था, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करना था, ताकि हमारा कॉस्ट सस्ता हो और हमारे देश में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, सब कुछ यानी कि इंडिया के अंदर बने, जैसे चाइना आजकल सब कुछ बना रहा है। एक इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए थे। इसको कब लॉन्च किया गया था? आपको पता होगा सितंबर 2014 में। तो ऑप्शन दे रखे कब लॉन्च हुआ था, आपसे यहाँ पे मंथ नहीं पूछा, सिर्फ ईयर दे रखा है। क्या 1991 में हुआ था? नहीं, याद रखना मोदी सरकार के बाद हुआ था। मोदी सरकार ये नहीं, इसको क्या था 2014 में, क्या 2015 में, क्या था 2016 में, क्या था? तो आंसर है जिस साल की गवर्नमेंट बनी थी उसी साल। तो आंसर है 2014। कह रहा हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
आपको पता होगा 1990 में जब देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो उस टाइम पे देश में सुधार की बात चल रही थी कि आखिर देश को कैसे, जो इकोनॉमी को कैसे एक्सीलरेट किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि जहां हम आजादी के बाद खड़े थे उससे भी बुरी हालत हमारे देश की हो गई थी, हम कर्ज में इतना डूब गए थे, इन्फ्लेशन चीजों इतनी महंगाई हो गई थी, बीओपी क्राइसिस हो गया था, हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं था कि आगे 2 हफ्ते तक हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारी। तो ऐसे में जरूरत क्या थी, रिफॉर्म्स। तो ये जो रिफॉर्म का जो एक रूट मैप तैयार किया गया था, किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो उस टाइम पे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, देश में 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। हम सभी जानते हैं इसका रीजन, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उनको एक रबर स्टैम्प बना के रखा, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाए, जिसके कारण एक इतने मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, सोच सकते थे, बट वो इस तरह के काम को नहीं कर पाए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फादर किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना, 1 नंबर में आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या नरेंद्र मोदी। बहुत से बच्चे आजकल लगता है कि उनको नरेंद्र मोदी आंसर पूछते, क्योंकि जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पूछा था, ज्यादातर लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी के सर द्वारा, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार के द्वारा ले आते हैं। मनमोहन सिंह का लोग आज भी सोचते हैं कि भैया वो मतलब कुछ नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री है, तो ना ही कुछ नया करने वाले प्रधानमंत्री है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या अब्दुल कलाम। इसका आंसर क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, कि किन किन चीजों के लिए, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इन केस ऑफ, किसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, या सिगरेट बनाने वाली कंपनी के लिए, हैजर्डस केमिकल के लिए, पावर जनरेशन के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। सिगरेट बनाने के लिए चाहिए, टोबैको सिगरेट के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, जितने भी केमिकल्स हैजर्डस होते हैं उनके लिए भी चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट में भी चाहिए, बस जो पावर जनरेशन है उसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि डैश रेफर टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी व्हिच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा एक आउटसोर्सिंग हमारे टॉपिक में नए ऐड हुए, जिसमें होता है क्या है कि अगर कोई कंपनी पहले से उस काम को कर रही है, तो बहुत सारी कंपनी जिसका मतलब बहुत सारे काम कर रही है, तो उनका काम क्या होता है कि जो मेन कोर एक्टिविटीज होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, वो उन पे अपना 100% फोकस करना चाहते हैं, उस पर वो नए नए इनोवेशन करना चाहते हैं, उसमें R&D करना चाहते हैं। और जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, जो दूसरे कंपनी ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको द्वारा उनको एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करती है, इस तरह काम को दूसरे कंपनी को असाइन कर देती है, और वो क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, क्या इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, लिबराइजेशन कहा जाता है, या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इसको क्या कहता है, आउटसोर्सिंग। आपको पता है कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आउटसोर्सिंग हो रहे हैं, आपने बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ का नाम सुना होगा। अभी भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनियां चलाते हैं, वहां पे जो अकाउंटिंग काम है वो इंडिया को मिलता है। या कॉल सेंटर आपने देखा होगा, इंडिया में बहुत ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि विदेशों में जो कंपनी बहुत सारी स्टैब्लिश है, वो क्या करते हैं, जो मेन कोर एक्टिविटीज है उन पे वो मेन अपना फोकस रखती है, और जो लेस इंपॉर्टेंट काम होते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी यहाँ पे लेबर बहुत सस्ते हैं, चीजें एक्सेसिबल है, तो यहाँ पर इस तरह काम उनको असाइन कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म, कि टैक्स रिफॉर्म इसमें से कौन सा नहीं है। रिडक्शन ऑफ टैक्स, करों में कमी की गई थी, क्या ये रिफॉर्म है या नहीं है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस, टैक्स प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया गया था, ताकि कोई भी जो साधारण व्यक्ति भी टैक्स को समझ सके, टैक्स को कैलकुलेट कर सके। पहले क्या होता था, अगर आपको टैक्स अपना रिटर्न फाइल करना है तो आप सीए लोग के पास जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है, इतना आसान कर दिया गया है कि आप साधारण पढ़े लिखे हो तो भी आप टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, समझ सकते हो, अपना रिटर्न खुद भी फाइल कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स में भी काफी ज्यादा सुधार किया गया है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, तो इसमें से कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं है, तो तीनों है, टैक्स में रिडक्शन भी रिफॉर्म है, टैक्स को आसान करना भी रिफॉर्म है, और टैक्स को मतलब रिव्यू करना भी, रिफॉर्म करना भी आसान है। तो उसमें क्या है कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज जो है वो टैक्स रिफॉर्म में नहीं आता। Which act has been enacted in place of MRTP Act? देखो MRTP Act पता है आपको, जो मोनोपोली एक्ट था, एक तरह से इसको खत्म कर दिया गया था इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। उसकी जगह पे कौन सा मतलब लागे गया था, क्या मोनोपोली एक्ट लेकर आए थे, लाइसेंस एक्ट लेके आए थे, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट लेके आए थे, कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आए थे। तो इसकी जगह पे हम क्या लेके आए थे, कॉम्पिटिशन एक्ट। मोनोपोली तो उसको खत्म करके कॉम्पिटिशन एक्ट लेके थे, ताकि जो एनवायरमेंट है हेल्दी एनवायरमेंट मिल सके, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिल सके। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग। क्या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको किसको बेचना,
प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देना, पब्लिक एंटरप्राइजेस को ही बेच देना, कैपिटल मार्केट में बेचना, या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेचना? तो इसका आंसर है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब जब सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचती है तो हमसे क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना, डिस मतलब इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लेना, और किसको दे देना मालिकाना हक? प्राइवेट लोगों को। तो नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया कैंपेन हैज लॉन्च इन सितंबर 2014। अभी हमने बात की जब नरेंद्र मोदी की सरकार जिस साल आई थी उसी साल मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। तो आखिर बनाने का एम क्या था? इंडिया को क्या बनाना चाहते थे? क्या इंडिया को आईटी हब बनाना चाहते थे? क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते थे? क्या एग्रीकल्चरल हब बनाना चाहते थे? या मार्केटिंग हब बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर क्या? मैन्युफैक्चरिंग हब, कि सभी चीजें हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो, बड़े लेवल पे हो, और ताकि हमारे जो प्रोडक्शन हो, वो जो प्राइस है वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया को लॉन्च किया ताकि सभी चीजें जो हमारे देश में बन सके। नेक्स्ट है इंडिया अप्रोच डैश टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस 1991। कि इंडिया में जब 1991 में क्राइसिस आया था तो बेसिकली इंडिया ने किसको अप्रोच किया था, किससे जाके पैसा मांगा था ताकि इस क्राइसिस से बाहर निकल सके? क्या उसने वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैलाया था, मांगा था लोन? क्या उसने आईएमएफ वाले से लोन मांगा था? क्या उसने यूएनओ से लोन मांगा था? या एएनबी बोथ, दोनों से मांगा था? तो आपने देखा पूछे आंसर कि $7 बिलियन का जो लोन है उसने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दोनों से लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है कि विच पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमेन बैरियर टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट? कि कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी हमारे बैरियर्स थे एंट्री और ग्रोथ ऑफ द फर्म, फंड इस पे एंटर नहीं कर सकती फर्म, इसमें ग्रोथ नहीं कर सकती थी, तो ताकि एनवायरनमेंट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, ताकि लोग जल्दी से एक अच्छा एनवायरनमेंट बने ताकि ज्यादा से लोग बिजनेस कर सके। तो क्या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था, ये टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी? तो आंसर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाया गया था ताकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को और जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसको खत्म किया सके। नेक्स्ट है कि डैश मेजर्स आर शॉर्ट टर्म इंटेंडेड टू करेक्ट वीकनेस डेवलप्ड इन बीओपी एंड ब्रिंकिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया, दो मेथड्स बनाए गए थे। एक थे शॉर्ट टर्म, यानी कि आप देखो जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म प्लानिंग होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? मंथली का टारगेट बनाते हैं, वीकली का टारगेट बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म में साल से ऊपर का टारगेट हमारा होता है। तो यहाँ पे भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए तो दो तरह से प्लानिंग को डिवाइड किया गया। तो दो मेजर्स बनाए गए, एक शॉर्ट टर्म थे जिसके अंदर क्या था? एक तो प्राइसेस को कंट्रोल करना था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जल्दी जल्दी जो भी हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व थे उसमें तेजी से लाना था ताकि हम आगे इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा था, क्या स्ट्रक्चरल था या स्टेबलाइजेशन था, ए एंड बी बोथ था या ऑटोनॉमस था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो शॉर्ट टर्म आपको पूछे यहाँ पे लेकिन डैश मेजर्स आर शॉर्ट टर्म, जैसे आपको शॉर्ट टर्म दिख जाए तो इसका आंसर है स्टेबलाइजेशन। और यही अगर आंसर में अगर लॉन्ग टर्म होता, हो सकता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना था, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, बड़े लेवल पर रिफॉर्म किया जाएगा, जिसका जो एडवांटेज भी है वो एक लंबे समय के बाद जाके दिखेगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पे शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है तो वहां पे क्या हम बात करेंगे? स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म। और जहां पे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगा वहां पे क्या होगा? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और जहां पे होगा कि भैया कौन से दो मेथड लिए गए तो वहां पे दोनों याद रखना आपको, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी और स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म भी। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया पर दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश वाज इंट्रोड्यूस टू एंड रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी कंपनीज के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन था, प्रेशर था, प्राइवेट कंपनी बिजनेस ठीक से कर नहीं पा रही थी, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर रिफॉर्म जो किए गए, कौन सा रिफॉर्म किया गया? क्या ग्लोबलाइजेशन किया गया? नहीं, ग्लोबलाइजेशन में इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं थे। क्या प्राइवेटाइजेशन किया गया? लिबराइजेशन क्या गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया। इसका आंसर है लिबराइजेशन। की लिबराइजेशन के अंदर जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव किया गया ताकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं इजिली ग्रो कर सके। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री वर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर? कौन से इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया? आपके पास देखा डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल। डिफेंस किया गया पर ट्रांसपोर्ट टेक्सटाइल नहीं है। एटॉमिक एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, आयरन स्टील। एटॉमिक एनर्जी है बट फूड प्रोसेसिंग ये सब नहीं है। रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी यही है, यही तीन इंडस्ट्री सरकार के हाथों में है, बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट है सरकार ने प्राइवेट हाथों में ऑलमोस्ट बेच दिया। तो आंसर क्या है इसका? सी, रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, याद रखना आपको।
नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड मॉनेटरी सिस्टम इंडिया, हमारे इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मॉनेटरी सिस्टम को बेसिकली रेगुलेट करता है, चलाता है? क्या नेबार्ड चलाता है? नहीं, नेबार्ड क्या है, एक तरह से जितने भी रूरल एरिया की बैंकिंग है उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, रूरल बैंकिंग को ये देखता है। तो ये तो बिल्कुल भी इंडिया को मतलब मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट नहीं करता। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं। सेबी? नहीं। आरबीआई? याद रखना आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमारे मॉनेटरी सिस्टम को जो रेगुलेट करने का काम है वो किसका है? आरबीआई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है विच सेक्टर रिफॉर्म रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई, या कौन से सेक्टर रिफॉर्म हुए थे जहां पे जो आरबीआई का जो रोल था रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कर दिया गया था? तो आपको पता है कि जो आरबीआई है बेसिकली किसको देखता है? फाइनेंस सेक्टर को देखता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, नन। तो आरबीआई किसको देखता है? फाइनेंस सेक्टर को देखता है। तो फाइनेंस सेक्टर में ही रिफॉर्म किए गए थे कि आरबीआई का जो रोल था उसमें पहले क्या था, उसको रेगुलेटर था, यानी हर चीज में उससे परमिशन लेनी पड़ती थी, बाद में अपना रोल चेंज करके रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में कन्वर्ट कर लिया था। फिर कह रहा है टैक्स रिफॉर्म आर द कंसर्न विद द गवर्नमेंट, जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं, टैक्स के रेट बढ़ाना, टैक्स में कमी करना, ये सारे गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम कहते हैं। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी आपका इसका आंसर होगा। कर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो। नेक्स्ट कह रहा है विच टैक्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू यूनिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कि वेट था, सर्विस टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स थे, पता नहीं कितने टाइप के टैक्सेस थे। लेकिन ये भी मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2017 के अंदर उन्होंने क्या करा कि सभी इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करके उन्होंने एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का बन गया था। और कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस किया था? क्या वो वेट था, जीएसटी, सर्विस टैक्स, और भी बोथ? तो आंसर है जीएसटी। जी मतलब गुड्स, एस मतलब सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ताकि सभी देशों में एक जैसे टैक्सेस हो। अननेसेसरी कितने सारे जो टैक्सेस थे उसके हटाकर उन्होंने वन नेशन वन टैक्स का रूल लगाए थे। नेक्स्ट है क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन व्हाट पुट टू, जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन लगा रखे सरकार ने, इससे ज्यादा कोई लोग ट्रेड नहीं कर सकते, बाहर सामान नहीं मंगा सकते। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? क्या इनकरेज करना था एक्सपोर्ट को? क्या डिस्करेज करना था इंपोर्ट को? एक्सपोर्ट मतलब हम सामान जो बेच रहे हैं हम, ठीक है, और इंपोर्ट हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। प्रमोट करना था इंपोर्ट को या नन? तो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन सरकार ने इसी लगाया था ताकि हम रिस्ट्रिक्शन कर रखा सके, डिस्करेज कर सके इंपोर्ट को। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट को परमिशन दे देते तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो ज्यादा बिकते नहीं, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, चीजें महंगी भी थी। तो इसीलिए हमने कोटा टैरिफ लगा रखा था। तो क्वांटिटिव जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था इन्वेस्ट जो हमारे इंपोर्ट है उसको डिस्करेज करने के लिए, ताकि हमारे देश में इंपोर्ट कम से कम हो और लोग जो डोमेस्टिक गुड्स है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। नेक्स्ट है व्हाट स्टेटस वर ग्रांटेड टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। कौन सा स्टेटस दिया गया था? आपको पता है पब्लिक सेक्टर 1991 आते आते देखा गया, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे देश में आजादी हुई थी तो 17 ऐसे इंडस्ट्री थे जो सरकार के अंडर में रखे गए थे, ताकि सरकार इस पे अच्छा काम करेगी, इस पे प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट से देश को डेवलप करेगी, इन पैसों से देश के विकास करेगी। लेकिन 1991 तक देखा गया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री थे सारे के सारे ऑलमोस्ट लॉस में जा रहे थे और इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहे थे कि अपना जो भी खर्चा उसको निकाल सके, सिक हो गई थी। तो कह रहा है कौन सा स्टेटस दिया गया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ताकि उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया और जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी उनको कुछ बाद में आजादी भी दी गई, फ्रीडम भी दी गई डिसीजन से रिलेटेड। तो कह रहा है उनको जो स्टेटस दिया गया, क्या महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्न का टाइटल दिया गया था, स्टेटस दिया गया था, ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों तरह के टाइटल उनको दिए गए थे सरकारी कंपनियों को, जो कंपनी मतलब अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी उनको कुछ आजादी भी दी गई थी। उनका स्टेटस क्या था? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्ना। अब नेम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। अभी मैंने बताया जब डब्ल्यूटीओ टॉपिक क्या था कि डब्ल्यूटीओ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी जगह पे पहले कौन बना था? तो मैंने बताया था गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड और टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स के नन। तो आंसर अभी ऊपर मैंने बताया था, आई होप आप सबको याद होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, ये था जिसे हम गेट के नाम से जानते हैं। 1948 में इसको बनाया गया था। इसका भी उद्देश्य यही था, जो डब्ल्यूटीओ का था उसके जो मेंबर थे वो इतने ज्यादा मेंबर नहीं थे, लेकिन मैंने बताया कि धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी, उसे काम करने की जो एबिलिटी थी उतनी सक्सेस नहीं थी, इसीलिए इसको हटाकर 1985 में डब्ल्यूटीओ को बनाया गया और आज उसके 164 मेंबर इसमें शामिल है। नेक्स्ट विच ऑफ दीज रिफॉर्म आर इंक्लूडिंग द पॉलिसी ऑफ लिबराइजेशन। लिबराइजेशन में कौन कौन सी इसमें पॉलिसी को शामिल किया गया था? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, बिल्कुल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किए गए थे, लाइसेंस को हटाया गया था।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अभी हमने देखा कि आरबीआई के रोल में चेंजेस हुए थे। टैक्स रिफॉर्म देखा हमने 3 तरह के टैक्सेस रिफॉर्म हुए थे। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तीनों तरह के जो रिफॉर्म्स थे वो लिबरेशन के अंदर किया गया था। तो आई होप आप लोगों ने जो भी चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस और भी बनते हैं, मैंने नहीं कहा कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर 50 अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो तो चांसेस है कि उनसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन कम से कम आपको निकलने के चांसेस होंगे। तो ये इसको देखने के बाद विनिंग टेस्ट आपको डाउनलोड कीजिएगा, जो भी चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, उसके आंसर देख सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ एक टेस्ट, सेल्फ टेस्ट इवैल्यूएशन का हम बना रहे सीरीज, ताकि जहाँ पे जिन बच्चों ने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया खुद अपना टेस्ट देकर वहाँ पे देख सकते, जैसे टेस्ट सबमिट करोगे आपका स्कोर दिख जाएगा, वो पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। मार्क्स बेसिकली क्या होता है, आपको बताता है कि कितने आप पानी में हो, कितना प्रिपेयर कर चैप्टर, कितने डीप स्टडी कर रहे हो। तो ये भी बहुत जरूरी है अपने आप को मेजर करना कि हम कितने पानी में है, ताकि आपको पता चल सके और अपने आप को सही टाइम पर करेक्ट कर सको, इम्प्रूव कर सको। आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा इस सेशन में। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई फीडबैक के साथ साथ वो भी दे सकते हो।